Hello students, very good morning all of you. Today we will discuss our next topic and which is valence bond theory. ठीक है, तो सबसे पहले हमने कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में ना वो काफी लेक्चर पहले पढ़ा था कि भाई कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब देखो, अब आपने शायद एक चीज नोटिस करी हो कि जो कोवेलेंट बॉन्ड था और जो आयनिक बॉन्ड था, हमने आयनिक बॉन्ड में समझाया कि भाई आयंस हैं, उनके बीच में स्ट्रोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हमने कोवेलेंट में ये तो कह दिया कि भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, बट क्या हमने ये बताया कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गई, बट वो दो एटम, उन दोनों एटम के बीच में नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, किस फोर्स से वो दोनों एटम कोवेलेंट बॉन्ड में जुड़े हुए होंगे। भाई आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया। ठीक है, फिर डन हो गया। बट बात यह है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल में नेचर ऑफ फोर्स कौन सा होगा, ये तो नहीं बताया। फिर दूसरी बात क्या थी कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स का हमने पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। सिंपल सा हमने समझा। तो फिर क्या इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उन सभी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसका सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका सिंगल और डबल से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है उन सभी की बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम होगी, स्टेबिलिटी भी सेम होगी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां से कि मेरे पास हाइड्रोजन है, H और H है, दूसरा फ्लोरीन और फ्लोरीन है, दोनों में सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो क्या दोनों की स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए? बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। जब हमने चेक किया बॉन्ड लेंथ तो छोड़ो, स्टेबिलिटी भी नहीं थी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड काफी स्ट्रोंगर होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन फ्लोरीन। तो अब ये बात भी क्लियर नहीं हुई कि भाई जब सिंगल बॉन्ड है तो इतना पार्शियलिटी क्यों हो रही है, तो ये चीज भी नहीं समझाई। फिर हमने कुछ वेस्पर थ्योरी में पढ़ा उनके शेप्स के बारे में, बट जो शेप जो उसने बताई ज्यादा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने सिर्फ एक ही चीज को लॉजिक माना है, रिपल्शन। तो अब रिपल्शन को लॉजिक मानना है तो सिंपल वही पोजीशन कोई कोई ना हो सकती, कुछ और दूसरी पोजीशन भी पॉसिबल थी जहां पर रिपल्शन मिनिमम हो सकता था। ठीक है, फिर उसने सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कहता है कि भाई सभी को सेम मान लो, या ऐसे कैसे मान ले सभी को सेम। तो कहता है कि बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई थी। फिर उन सारी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमारे पास फिर दो थ्योरीज और आई। एक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है 1927 में बनाई गई थी, दी गई थी। और जो साइंटिस्ट थे वो कौन कौन थे, हिटलर और लंदन। तो हिटलर वो जर्मनी वाला हिटलर नहीं है, ठीक है, एक साइंटिस्ट है, हिटलर एंड लंदन। फिर 1931 में इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स किए, इसको मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई करने वाले कौन थे, उनका नाम भी आपने सुना हुआ है, मिस्टर पॉलिंग, है ना। पॉलिंग आपने सेकंड चैप्टर में नाम सुना होगा, पॉलिंग एंड स्लेटर, जो थर्ड चैप्टर में आपने नाम सुना था। तो पॉलिंग एंड स्लेटर ने 1931 में इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए और फिर मॉडिफिकेशन के बाद इसको स्टडी के लिए लाया गया। तो इसके सबसे पहले अगर कोई थ्योरी है तो हम किसकी बात करते हैं, पोस्टुलेट्स की, है ना। अगर वो थ्योरी है तो थ्योरी के साथ क्या जुड़े हुए होंगे, पोस्टुलेट्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे। मतलब कह सकते हैं कि जो पोस्टुलेट होते हैं उस थ्योरी के पिलर होते हैं ना। तो पोस्टुलेट जितने अच्छे होंगे वो थ्योरी उतनी ही सक्सेसफुल रहेगी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहा इसने, एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कहते हैं मॉलिक्यूल बनाने के बाद भी एटम्स जो होते हैं, जिन एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बना है, तो एटम्स अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट शो करेंगे। वो ये नहीं कि भाई वो कंप्लीट ही नई चीज बन जाएगी। सेकंड क्या कहता है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स participate in bond formation while inner electrons do not।
आई बात समझ में कहता है कि जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन only valence electrons lose their identity। क्या कहता है कि जब बॉन्ड बनेंगे तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तब सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही अपनी आइडेंटिटी को लूज करेंगे, जबकि इनर इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। भाई जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा वही तो लॉस करेगा, और पार्टिसिपेट कौन करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है? द स्टेबिलिटी ऑफ ए बॉन्ड is accounted by the amount of energy released during the bond formation। इसका मतलब क्या होगा कि जो एनर्जी, जो स्टेबिलिटी है किसी भी बॉन्ड की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी एनर्जी निकलेगी। जब कोई भी बॉन्ड बनेगा तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कहता है कि वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, सिंपली जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वही एनर्जी बताती है कि स्टेबिलिटी क्या होगी। मतलब कि क्या कहना चाहता है ये? दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू amount of energy released। ठीक है, जो बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। सिंपल सा लॉजिक है। हमने पढ़ा ना कि भाई जितनी एनर्जी निकलती जाएगी क्या होगा? जहां पर अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन जहां पर भी होगा वहां पर एनर्जी लॉस होती है, और जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है ना वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर एनर्जी गेन होती है। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी लॉस होगी तो दिमाग में सिंपल रखना है कि भाई वहां पर वो बॉन्ड क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है ना, वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता जा रहा है। तो ये बात इसकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि देयर इज ए मिनिमम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, a molecule has minimum energy at a particular distance between two bonded atoms called इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ। क्या कहता है कि जो दो एटम्स है ना, उन दोनों एटम्स के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। तो कहता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर डिस्टेंस उससे ज्यादा होगी तो भी एनर्जी ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस उससे कम होगी तो भी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी जहां पर जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम होगी। ठीक है, और हम उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कह सकते हो या फिर बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पोस्टुलेट है या ये जो थ्योरी है उस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन का और एक ले लेते हैं हीलियम का। ठीक है, H2 और He2 कि भाई हाइड्रोजन तो क्यों बनता है और He2 जो मॉलिक्यूल है, हीलियम का मॉलिक्यूल है, वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल। तो सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहा है कि जब भी दो एटम्स नजदीक आएंगे तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी काम करेंगे और रिपल्सिव फोर्स भी काम करेंगे। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रोंगर है तो बॉन्ड बन जाएगा, अगर रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रोंगर होंगे तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे, वो मॉलिक्यूल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है, मैं तो मतलब दो हाइड्रोजन के
एटम्स हो गए। तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास फर्स्ट हाइड्रोजन का एटम हो गया, नाम दे दिया हमने Ha। ये जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम है नाम दे दिया Hb। इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। और ये हो गया भाई इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ऑफ बी हो गया, ठीक है। तो जब ये बहुत दूर है, कोई भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस काम नहीं करेंगे। जैसे जैसे एक दूसरे के नजदीक आएंगे, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बोथ कम इन एग्जिस्ट, दोनों ही फोर्सेस एग्जिस्ट में आ जाएंगे। वहां पर अट्रैक्शन भी होगा और वहां पर रिपल्शन भी होगा। तो अगर मैं बात करूं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की, तो अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के बीच में, नए जो होंगे, तो जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा वो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में होगा ना अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। दूसरा जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ ए, Ha, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास 2 अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई। देखो इसके अलावा कोई और मिलता है हमारे पास, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है और ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर मैं बात करूं रिपल्सिव फोर्सेस की, तो रिपल्सिव फोर्सेस यहां पर किस किस के बीच में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस होगा। मतलब ये इसको एक दूसरे से दूर धकेलेंगे, वो इधर भेजेगा, ये इसको नीचे की तरफ, है ना। ये कौन सा फोर्स हो गया, रिपल्सिव हो गया। और ऐसे न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर भी, है ना, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये भी कौन सा फोर्स हो गया, रिपल्सिव फोर्स हो गया। तो मतलब यहां पर क्या हुए, 2 अट्रैक्टिव फोर्स है और 2 रिपल्सिव फोर्स है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स आया यहां पर किस किस के बीच में आया, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ ए, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और जो रिपल्सिव फोर्स है, जो रिपल्सिव फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, हाइड्रोजन ऑफ ए एंड हाइड्रोजन ऑफ बी, इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स है। तो बट जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली हमें ये पाया कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है यहां पर वो स्ट्रोंगर होते हैं रिपल्सिव फोर्स से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो होगी और साथ में वो मॉलिक्यूल भी बना लेंगे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली मिला हमें, एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मच stronger than repulsive forces, जो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे वो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। सो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एनर्जी का ना, जो हमारा जो लास्ट पॉइंट था कि एनर्जी रिलीज होगी और वो जो एनर्जी जो मिनिमम होगी उस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। तो उसको डायग्राम को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। भाई जब मॉलिक्यूल बन ही गया है तो चेक भी कर लेते हैं कि उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी मिनिमम वो कितनी डिस्टेंस होगी, किस डिस्टेंस के ऊपर वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो यहां पर हम क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहां पर हम क्या लेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास हो गया। अब हम ये मान लेते हैं ये जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी हो गई, जीरो हो गई। जीरो का मतलब ना अट्रैक्टिव है ना रिपल्सिव फोर्स है। स्टार्टिंग में जो 2 एटम्स थे बहुत ज्यादा दूर दूर थे, ठीक है, हाइड्रोजन ऑफ ए हाइड्रोजन ऑफ बी हो गए, तो एनर्जी कितनी थी, जीरो। फिर दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। फिर क्या हो रहा है कि ये दोनों के दोनों बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन और ज्यादा क्लोज हो गया ना, ओवरलैप हो गई है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एनर्जी, फिर अगर ये फर्दर और नजदीक आएंगे, देखो तो क्या कहता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब ये दोनों ही बहुत ज्यादा दूर थे तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन था ही नहीं कुछ भी, मतलब कितना हो जाएगा, जीरो, लगभग वो जीरो को
अप्रोच कर जाएगी। फिर जैसे ही दोनों ने एक दूसरे के नजदीक आना स्टार्ट किया, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस मच स्ट्रोंगर देन रिपल्सिव, और इसलिए वो जो एनर्जी थी वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और फिर जब वो दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप होंगे, तो क्या होगा, वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, और फिर वहां पर एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। और फिर अगर वो और ज्यादा नजदीक आते हैं, अगर वो और ज्यादा नजदीक आएंगे, बाउंड्री क्रॉस करेंगे, तो दोनों के बीच में इतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा कि दिख रहा है, एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और फिर वो ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं। तो यहां पर तो ये जो है, जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, यहां से लेकर के यहां तक की, ये कहलाती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और हाइड्रोजन के केस में ये बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 74 पिकोमीटर। मतलब कि ये जो डिस्टेंस होगी भाई वो कितनी होगी, 74 पिकोमीटर। और ये जो एनर्जी है इसको हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी। मतलब कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम नजदीक आएंगे, H2 बनेगा प्लस एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी कौन सी हो गई, वही एनर्जी। या फिर मैं इसको डिसोसिएशन एनर्जी के फॉर्म में बोल सकता हूं ना, कि जब मुझे हाइड्रोजन को अलग करना है, तो मुझे फिर से ये एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, और दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं हीलियम की, कि भाई हीलियम मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा क्या होता है कि He2 बनता नहीं है ना। हमने पढ़ा हुआ तो है कि भाई जो हीलियम जो है वो स्टेबल होता है, स्टेबल होने की वजह से वो रिएक्शन नहीं करता। बट अगर उसी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझे, हम उसको अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के फॉर्म में समझे, तो क्या होगा। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि भाई He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता है ना। तो मैंने He2 ही लेके चल पड़ा। फिर से मैं क्या बात करूंगा कि हमारे पास हीलियम हो गया HeA, फिर एक दूसरा हीलियम हो गया HeB हो गया। अब हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया E ऑफ A, है ना, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया E ऑफ A, दोनों ही एक ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं इसकी, तो ये क्या हो गया E ऑफ B, इसी तरीके से ये क्या हो गया E ऑफ B। तो अब इसके अंदर चेक करने की कोशिश करो कि यहां पर कौन कौन से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। ठीक है, कौन कौन से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। तो हमारे पास ये A हो गया। पहले हम बात करें अट्रैक्टिव की, तो ठीक है, मैं अट्रैक्टिव फोर्स में यहां पर लिख लेता हूं। अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। ठीक है, मैं डॉटेड लाइन से अट्रैक्टिव फोर्स को शो कर रहा हूं, समझ जाना। तो ये क्या हो गया, हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स हो गया E ऑफ A एंड हीलियम ऑफ B। ऐसा ही सेम इस इलेक्ट्रॉन और इस हीलियम के बीच में भी होगा, है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दूसरा भी वही है, इलेक्ट्रॉन ऑफ A और न्यूक्लियस ऑफ B। ठीक है, अब दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स है ना, जो डॉटेड लाइन में है वो सब अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ B एंड हीलियम ऑफ A। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑफ B एंड हीलियम ऑफ A, है ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रॉन ऑफ B और न्यूक्लियस ऑफ A। तो ये 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गए। ध्यान से देखो, क्या कोई और नजर आ रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। अब हम बात करते हैं रिपल्सिव फोर्स के। ठीक है, तो अब रिपल्सिव फोर्स किस किस के बीच में होंगे। तो रिपल्सिव फोर्स बिल्कुल सिंपल से, अब रिपल्सिव फोर्स दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, जो रिपल्सिव फोर्स होगा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, वो क्या होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ A एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ B। सेम केस कहां पर होगा, यहां पर भी होगा, एक दूसरे को ये धकेलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ A एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ B। ठीक है, अब जो रिपल्शन होगा भाई वो इन दोनों के बीच में तो हो गया, बट वो यहां पर भी तो होगा। दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन ऑफ A और इलेक्ट्रॉन ऑफ B। जैसे मैं इसको नाम दे दूं, ये 1 था, ये भी 1 था, ये 2 था, ये 2 था, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ A 1, इलेक्ट्रॉन ऑफ B 1, इलेक्ट्रॉन ऑफ A 2, इलेक्ट्रॉन ऑफ B 2।
अब जो अगला रिपल्शन होगा वो किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ A1 एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ B2, है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ऑफ A2 एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ B1। देखो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि जो रिपल्सिव फोर्स होंगे ये वाले रिपल्सिव फोर्स होंगे कि नहीं होंगे। तो 4 तो रिपल्सिव फोर्स हो गई, और दूसरा कौन सा होगा नेक्स्ट वाला, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, मतलब हीलियम ऑफ A एंड हीलियम ऑफ B। तो ये यहाँ पर जो टोटल रिपल्सिव फोर्स हो गए वो कितने हो गए, 5 रिपल्सिव फोर्स हो गए। अट्रैक्टिव फोर्स थे जस्ट 4 और रिपल्सिव फोर्स हो गए 5। तो इसका मतलब क्या होगा कि रिपल्सिव फोर्स स्ट्रोंगर है, कि जैसे वो नजदीक आएंगे ड्यू टू रिपल्शन उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका पोस्टुलेट वो मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा, वो स्टेबल ही नहीं होगा। तो आई बस समझ में कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कौन से फोर्स काम करते हैं, वो फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि भाई He2 क्यों नहीं बनता। तो कोई आपसे पूछे कि भाई He2 डजंट एग्जिस्ट, तो He2 डजंट एग्जिस्ट ड्यू टू स्ट्रोंगर रिपल्सिव फोर्सेस, ड्यू टू स्ट्रोंगर रिपल्सिव फोर्सेस, कि यहां पर जो रिपल्सिव फोर्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर होंगे, और इस वजह से वो फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है, और फिर इसी थ्योरी का जो नेक्स्ट पार्ट है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।